हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो फरवरी 2014 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? पहला विकल्प है असहयोग, दूसरा विकल्प है स्वदेशी, तीसरा विकल्प है सबने अवज्ञा और चौथा विकल्प है खिलाफत। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, स्वदेशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? पहला विकल्प है पंडिता रमाबाई, दूसरा विकल्प है बेगम रुकैया, तीसरा विकल्प है ताराबाई शिंदे और चौथा विकल्प है रास सुंदरी देवी। तो स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था ताराबाई शिंदे ने, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा। पहला विकल्प है संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, दूसरा विकल्प है लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, तीसरा विकल्प है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए और चौथा विकल्प है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तो 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा क्योंकि वे लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारना चाहते थे। दूसरा विकल्प इसमें सही है, इम्प्रूव मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? पहला विकल्प है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। दूसरा विकल्प है भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। तीसरा विकल्प है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया और चौथा विकल्प है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। अगला प्रश्न है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? पहला विकल्प है रैयतवारी समझौता, दूसरा विकल्प है महलवारी समझौता, तीसरा है स्थायी समझौता और चौथा है पट्टीदारी समझौता। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, स्थायी समझौता, परमानेंट सेटलमेंट। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया? पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है फैजाबाद और चौथा विकल्प है इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में लखनऊ में सक्रिय रूप से भाग लिया। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? पहला विकल्प है 1833 का अधिनियम, दूसरा विकल्प है 1858 का अधिनियम, तीसरा विकल्प है 1861 का अधिनियम और चौथा विकल्प है 1868 का अधिनियम। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, 1858 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पहला विकल्प है बलात मजदूर, दूसरा विकल्प है
बागान में काम करने वाले मजदूर, तीसरा विकल्प है पानी लाने वाले और चौथा विकल्प है अनवार सेना के। तो मध्यकालीन असम में पाइक जो थे वो बलात मजदूर थे, यानी बंधुआ मजदूर थे। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? पहला विकल्प है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दूसरा विकल्प है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, तीसरा विकल्प है चोल प्रशासन की प्रशासनिक इकाइयां और चौथा विकल्प है ब्राह्मणों को ब्राह्मदेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। तो मणिग्राम और नानदेसी जो थी वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए। तो ये स्थान दिए गए हैं और ये राज्य दिए गए हैं, तो इनका मिलान करना है। चिरांड जो है ये है बिहार, कोल देवा जो है वो है उत्तर प्रदेश, वर्जोहम है कश्मीर और हानूर है आंध्र प्रदेश। तो ए का एच, बी का एफ, सी का ई और डी का जी, यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया है, यानी कितने बार आया है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है लगभग 1000, दूसरा है 100, तीसरा है 12 और चौथा है 1। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम एक बार आया है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? पहला विकल्प है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। दूसरा विकल्प है इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तीसरा विकल्प है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। और चौथा विकल्प है अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसी विशेषता बतानी है जो दोनों धर्मों में समान है। तो पहला विकल्प इसमें सही है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। पहला विकल्प है श्री नारायण गुरु, दूसरा विकल्प है हरिदास ठाकुर, तीसरा विकल्प है घासीदास और चौथा विकल्प है ज्योतिराव फुले। तो ये कथन है ज्योतिराव फुले का, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? पहला विकल्प है ताजमहल का सफेद रंग संगमरमर शांति का प्रतीक है। दूसरा विकल्प है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तीसरा विकल्प है प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। और चौथा विकल्प है अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है कि राजा का न्याय छोटे बड़े। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले के उत्तर मैरूर के शिलालेखों में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? पहला विकल्प है 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, दूसरा विकल्प है वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, तीसरा विकल्प है वे जिनके घर थे और चौथा विकल्प है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है कि वे लोग जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था।
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है, यानी जो असत्य है उसे बताना है। पहला विकल्प है वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। दूसरा है उसको पद विरासत में मिलता था। तीसरा है राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। और चौथा विकल्प है प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। तो इसमें तीसरा विकल्प इसका उत्तर है कि राजा ने कभी टैक्स एकत्र करने के लिए उसको प्रयोग नहीं किया। अगला प्रश्न है मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। पहला विकल्प है अपक्षय की दर और खाद मिट्टी। दूसरा विकल्प है मृदा की रोपाई। तीसरा विकल्प है मृदा का जमाव। और चौथा विकल्प है रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। अगला प्रश्न है धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला विकल्प है उत्खनन। दूसरा विकल्प है निस्तापन। तीसरा विकल्प है विवृत खनन। और चौथा विकल्प है सिंटरन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उत्खनन। अगला प्रश्न है दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं। पहला विकल्प है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दूसरा विकल्प है दक्षिण अफ्रीका। तीसरा विकल्प है दक्षिण भारत। और चौथा विकल्प है हवाई द्वीप। तो दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है प्राथमिक क्रिया। दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्रिया। तीसरा विकल्प है आर्थिक क्रिया। और चौथा विकल्प है तृतीयक क्रिया। तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया कहलाती है द्वितीयक क्रिया। दूसरा विकल्प इसमें सही है, सेकेंडरी एक्टिविटी। अगला प्रश्न है अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। पहला विकल्प है उत्तरी अमेरिका के कबीले। दूसरा विकल्प है कीनिया के घुमंतू खानाबदोश। तीसरा विकल्प है अमेरिका के म्यूजिक बैंड। और चौथा विकल्प है पर्यावरण पर वृत्तचित्र। तो अपेची और क्रो उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। पहला विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। दूसरा विकल्प है खाद्य तेल उद्योग। तीसरा विकल्प है कागज उद्योग। और चौथा है पटसन उद्योग। तो सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। पहला विकल्प है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र। दूसरा विकल्प है भारत की कश्मीर घाटी। तीसरा विकल्प है भूमध्य क्षेत्र। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, भूमध्य क्षेत्र। तो ऐसे ही विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब यह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है। पहला विकल्प है उच्च ज्वारीय क्षेत्र। दूसरा विकल्प है कम ज्वार का क्षेत्र। तीसरा विकल्प है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं तथा शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं। और चौथा विकल्प है समुद्री धाराओं का क्षेत्र। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। पहला विकल्प है वायुमंडल। दूसरा विकल्प है मध्य मंडल। तीसरा विकल्प है समताप मंडल। और चौथा विकल्प है तापमंडल। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, तापमंडल।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि। पहला विकल्प है प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए। दूसरा है मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती हैं। तीसरा विकल्प है जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध है। और चौथा विकल्प है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण और भू अपरदन चलता रहे। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला विकल्प है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। दूसरा है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल। तीसरा विकल्प है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन। और चौथा विकल्प है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगला प्रश्न है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। तो इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा 2 घंटे। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम वेतन अधिनियम। पहला विकल्प है निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। दूसरा है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा विकल्प है नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। और चौथा विकल्प है संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है कि निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 15। दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 17। तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 21 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 28। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अनुच्छेद 17। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। पहला विकल्प है गरीबी। दूसरा विकल्प है धर्म। तीसरा विकल्प है जाति और चौथा विकल्प है लिंग। तो भारत में असमानता का मुख्य कारण गरीबी है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला विकल्प है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा है संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तीसरा विकल्प है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। और चौथा विकल्प है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। पहला विकल्प इसमें सही है, प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला विकल्प है परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। दूसरा है केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। तीसरा है पुत्रों और पुत्रियां और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। और चौथा विकल्प है आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार तीसरा विकल्प सही है, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। पहला विकल्प है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। दूसरा विकल्प है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तीसरा विकल्प है नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। और चौथा विकल्प है
1,000 रुपया के नोट का नया डिजाइन लागू करना। तो राज्य सरकार का कार्य पूछा गया है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। अगला प्रश्न है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पहला विकल्प है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। दूसरा विकल्प है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तीसरा विकल्प है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। और चौथा विकल्प है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है क्योंकि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। पहला विकल्प है अतिथि देवो भव। दूसरा विकल्प है जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तीसरा विकल्प है लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। और चौथा विकल्प है पानी की हर बूंद को बचाएं। तो सामाजिक विज्ञापन नहीं है ये पूछा गया है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, जीवन बीमा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगला प्रश्न है, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। पहला विकल्प है हत्याएं। दूसरा विकल्प है भवनों को गिराना। तीसरा विकल्प है लैंगिक संवेदनशीलता। और चौथा विकल्प है पीने का पानी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए, यानी जो सबसे अलग है उसको पहचानना है। पहला विकल्प है शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तीसरा विकल्प है न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। और चौथा विकल्प है न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प होगा, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के. वासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में हैं। पहला विकल्प है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। दूसरा विकल्प है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। तीसरा विकल्प है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने, उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। और चौथा विकल्प है किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। तो डी.के. वासु दिशा निर्देश जो है वह है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। पहला विकल्प है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। दूसरा विकल्प है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तीसरा विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। और चौथा विकल्प है समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक वाय परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। पहला विकल्प है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। दूसरा है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तीसरा है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। और चौथा है एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। अगला प्रश्न है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। पहला विकल्प है कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित नहीं होगा।
दूसरा है अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। तीसरा है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। और चौथा विकल्प है इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होने चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। पहला विकल्प है अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। दूसरा है शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। तीसरा है थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। और चौथा है कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो रचनात्मक बच्चे को चुनना है। चौथा विकल्प सही है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। पहला विकल्प है विषय आधारित कार्यों में। दूसरा है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। तीसरा है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। और चौथा है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। उपर्युक्त विकल्पों में से कौन से दो सही है, यानी दो सही है वो बताने हैं। तो इसमें पहला सही है विषय आधारित कार्यों में और चौथा सही है कक्षा अथवा घर पर समूह कार्य करने के लिए। बी और सी गलत है। तो ए और बी सही है, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि। पहला विकल्प है ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। दूसरा है उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। तीसरा है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। और चौथा विकल्प है उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। पहला विकल्प है कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना। दूसरा है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तीसरा है सर्वेक्षण परियोजना और चौथा है विषय पर समूह में चर्चा। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, सर्वेक्षण परियोजना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। पहला विकल्प है लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए। दूसरा है मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तीसरा है विकलांग बच्चों की नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। और चौथा है विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। पहला विकल्प है शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले, फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। दूसरा विकल्प है विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करे। तीसरा विकल्प है विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजे और उनके बीच
एक सी समानताएं ढूंढे और चौथा विकल्प है एक पत्र तैयार करे और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करे कि किन भावों में सुधार करने की जरूरत है। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले, फिर उसमें सामग्री जोड़े कि किस प्रकार दिए हुए कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? पहला विकल्प है घटनाक्रम, दूसरा है ग्राफ, तीसरा है चार्ट और चौथा है कहानी बोर्ड। इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, कहानी बोर्ड। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को। पहला विकल्प है सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। दूसरा है केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। और चौथा विकल्प है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए। तो इसमें पहला विकल्प सही है, पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़नी चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जन यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे पहला विकल्प है विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। दूसरा है विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। तीसरा है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। और चौथा विकल्प है विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, शिक्षार्थियों को इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे। तो इसमें पहला विकल्प सही है, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? पहला विकल्प है ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करें। दूसरा मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तीसरा विकल्प है ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मकता परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। और चौथा विकल्प है ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। पहला विकल्प है योगज निर्धारण के लिए वांछित परिणामों को मजबूत करना। दूसरा विकल्प है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा विकल्प है आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। और चौथा विकल्प है विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है
सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंधित स्थापित करने की योग्यता है। पहला विकल्प है बोध, दूसरा विकल्प है प्रयोग करना, तीसरा विकल्प है विश्लेषण करना और चौथा विकल्प है स्मरण करना। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाई और समय सारणी को लागू करें। अगला प्रश्न है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। पहला विकल्प है अनुरूप करना, दूसरा है प्रतिपादक शिक्षण, तीसरा है निपुणता और चौथा है संरचनात्मक प्रशिक्षण। तो प्रेरक अधिगम प्रतिपादक शिक्षण उपागम के विपरीत है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन विभाग के संदर्भ में सत्य है। पहला विकल्प है समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण विद्यार्थियों के अपने वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तीसरा है चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हूँ। और चौथा विकल्प है अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।